नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। 2024 ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हिसाब से अभी बहुत दूर है। मोदी जी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए वो कितना नजदीक है, कितना दूर है, ये तय करना अभी मुश्किल है। राहुल गांधी की छवि बदली है, परसेप्शन बदला है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अभी उस लेवल पे नहीं गई है कि वो जीत ही जाए। ठीक है, उनका ग्राफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, बीजेपी का, मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन इस पूरे के पूरे ये जो ग्राफ है उनका, इसके बीच में एक बहुत बड़ा रोल खड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तेजी से दो तरह के विचार आपस में टकरा रहे हैं। एक विचार है भाजपा रहित भाजपा का, बीजेपी रहित बीजेपी, ऐसी बीजेपी जिसमें बीजेपी नहीं है। दूसरा विचार है जिसमें बीजेपी ही बीजेपी है और बीजेपी रहित बीजेपी बनाने वालों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। झगड़ा चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, संग्राम चल रहा है। संघ भागीदार है, लेकिन जैसा उसका काम है चोरी चोरी चुपके चुपके, उसी भूमिका में वो दिखाई दे रहा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मोदी जी का झंडा बुलंद बना रहे, और वो क्यों नहीं चाहते हैं। हम बीजेपी का इतिहास, बीजेपी के नेताओं की रिलेशनशिप की हिस्ट्री, कितने पुराने दोस्त हैं मोदी जी, गडकरी जी, बाकी लोग, इनके बारे में बात करेंगे। आरएसएस की भूमिका के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। शुरू करते हैं चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचा, बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी ने वहां जाकर बधाई दी, साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वहां से बधाई दी, जाके बधाई दी, अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की इतने राज्यों में सरकार है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, किसी ने ठीक नहीं समझा कि इसरो को बधाई दी जाए? कोई भी इसरो को बधाई देने नहीं गया। क्या वजह थी? क्या उनको खुशी नहीं हुई थी, या उनको डर था कि भैया यहां पे तो इस फ्रेम में, ये जो इसरो वाला, अंतरिक्ष वाला, इस फ्रेम में तो मोदी जी की ही फोटो लगेगी। वो कर्नाटक वाले मुख्यमंत्री की फोटो लग गई थी, डिप्टी सीएम की फोटो लग गई थी, तो मोदी जी ने कह दिया मैं जाऊंगा इसरो, तो आप मत आना, मेरे को कोई प्रोग्राम तय नहीं। खुद मोदी जी ने कहा कि मैंने उनको कह दिया आप मत आना। फोटो में बगल में कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल होता, इसरो के अंदर जाते मोदी जी तो साथ में मुख्यमंत्री भी होना बनता था। मंच पे खड़े नहीं होने देते तो और खराब होता। लेकिन यहां मसला मोदी जी की इस छपासू प्रवृत्ति का नहीं है, जिसके बारे में लोग बात करते रहते हैं। है कि नहीं पता नहीं, हम क्यों कहें कि है, लेकिन यहां मसला दूसरा है। अगर वो मोदी जी किसी दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री को भी अपने बगल में खड़े होना स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसी तरह से वो पूरे देश में हर जगह अपना फोटो, अपना नाम और देश का हर चुनाव अपने नाम पर लड़ते हुए देखना चाहते हैं। और अमित शाह इसमें उनके भागीदार हैं, वो इसको सुनिश्चित करते हैं। और पार्टी के अंदर लगातार देखिए, अब एक बार बताइए मुझे, पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, अध्यक्ष की ज्यादा भूमिका नहीं है, अमित शाह सक्रिय है। और बाकायदा एक ऐलान किया जा चुका है मध्य प्रदेश में, अभी बहुत सूक्ष्म जानकारी आने वाली, भूमिका ही बन रही है अभी तो मध्य प्रदेश। मुझे कभी कभी लगता है कि काम की जानकारी आने से पहले कहीं आप भाग ना जाए। तो मध्य प्रदेश में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश वाले मोदी जी के भरोसे हैं? नहीं है। आपको मैं बीजेपी बनाम असली बीजेपी का जो संघर्ष है उसको ऐसे समझाता हूं, उसके जरिए आप समझेंगे कि किस तरह से गडकरी साहब के साथ में तनातनी चल रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबने बधाई दी, नहीं दी, लेकिन नितिन गडकरी ने फोन करके इसरो चीफ को बधाई दी। कैसे दी? जैसे मोदी जी एथलीट जब वो मेडल जीत जाते थे
तो उनको फोन पे बधाई देते थे, फिर फोन स्पीकर पे लगा के बधाई सुनते हुए उनका मैसेज रिकॉर्ड किया जाता था, फिर वो मैसेज प्रसारित किया जाता था, मोदी जी ने बधाई दी। तो बीजेपी में भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, और हिम्मत नहीं हो रही है इस तरह से बधाई देने की, लेकिन गडकरी जी ने बधाई दी है। गडकरी जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं, और लगातार 1-1.5 साल से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि गडकरी जी प्लान बी के तौर पे सामने खड़े होना चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के विकल्प के तौर पर उभर के सामने आना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि वैसे तो मैं ही बनूंगा, और किसी को कोई गलतफहमी ना रहे, कहीं कोई शंका ना रहे, किसी को कोई टेंशन ना हो, सेकंड थॉट ना हो, कोई कुछ और सोचने ना लग जाए तो लाल किले से जाके वो ऐलान करके आ गए। तो बीजेपी में जहां पर यह माना जाता हो कि अगर एक भी हलचल होगी पार्टी के अंदर तो मोदी जी का फोटो आना चाहिए, मोदी जी का नाम आना चाहिए, बाकायदा एक सूची जाती है, मुख्यमंत्री जी ने कितने ट्वीट किए, कितने विज्ञापन निकले, कितनी जगह मोदी जी का फोटो लगा, कितनी जगह नहीं लगा, और इसका मतलब ही ये होता है कि भाई साहब नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। यानी एक क्षत्र कब्जा। आपने देखा होगा किस तरह से इतने सारे नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी में आ गए हैं, जो सिर्फ मोदी जी के दम पर जीत के आए हैं, और मोदी जी नहीं होंगे तो शायद जीत ना पाए। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी और शाह साहब की पकड़ बीजेपी पे बढ़ रही है, न्यूटन का नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि 2024 आते आते जो लोग सोच रहे हैं कि इस देश में मोदी जी अपनी सारी चुनौतियां खत्म कर देना चाहते हैं, उनका ध्यान बीजेपी के बाहर की चुनौतियों पर तो है। कोई कहता है कि उसके बाद तो चुनाव ही नहीं होंगे, कोई कहता है कि फिर तो मोदी जी परमानेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बीजेपी के अंदर की जो चुनौतियां हैं वो भी तो वो खत्म करना चाहेंगे। उसके लिए एक प्लान बना है, एक सूची बनाई गई है, जिसके अंदर ऐसे सांसदों को शामिल किया गया है, ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनको ठिकाने लगाने का एक सही मौका है। बीजेपी ऐसे किसी भी नाम को, अब बीजेपी मतलब मोदी शाह, ऐसे नाम को वे एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे नाम को नहीं देखना चाहते हैं जो नाम अपनी दम पर चुनाव जीतकर आने के बारे में हैसियत रखता हो, जो दूसरे शब्दों में कहें कि मोदी जी के बगैर सरवाइव कर सकता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है उसमें सिर्फ मोदी शाह का जादू नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार चुनौती देते जा रहे हैं। बीजेपी में ऐसे सदस्यों की संख्या काफी है, 68 सांसद ऐसे हैं बीजेपी में जो 3 बार से ज्यादा जीते हैं, और ये सब लोग वो लोग हैं जो अपनी दम पर अपना चुनाव जीतना जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और एक प्ली लिया गया है, नए चेहरों को टिकट देना है। और जब नए चेहरों को आप टिकट देने के नाम पे आएंगे तो आप पुरानों के टिकट काटेंगे, और इनमें 6 बार चुनाव जीत चुके पंकज चौधरी, अनंत हेगड़े, रमेश जिगाजिंगी, फग्गन कुलिस्ते, BS प्रसाद, ब्रजभूषण शरण सिंह, राधा मोहन सिंह, मनसुख वासवा भी हैं, BS वासवराज है, निहाल चंद हैं, ये 5 बार जीत चुके हैं, राव साहेब दानवे हैं, जयप्रकाश SY नायक हैं, जुएल ओराम हैं, प्रहलाद पटेल हैं, राव इंद्रजीत सिंह है, साक्षी महाराज हैं, भानु प्रताप शर्मा, इसी तरह से 3 बार वाले भी, कुल मिला के 67 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार से ज्यादा जीत चुके हैं। 135 सदस्य पहली बार जीते हैं, और भाजपा के 110 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच है। 80 से 90 साल के 2 सांसद हैं, और 70 से 80 साल के 51 सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो प्ले लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि इस बार नए, सिद्धांत रूप से सहमति हो गई, ऐसा अखबारों में खबर आई है, इस बार नए चेहरों को हम सामने रखेंगे, और इसका दूसरा मतलब यह है कि हम पुराने चेहरों के टिकट काटेंगे। लेकिन भाई साहब, जो 5-5, 6-6 बार से, जब मोदी शाह कुछ भी नहीं थे, 6 बार का मतलब होता 30 साल से जो सांसद है, वो आदमी आसानी से आपके इस तर्क के आधार पर अपना पॉलिटिकल करियर तो खत्म कर नहीं देगा। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। इसमें कई मुख्यमंत्री भी हैं जिनको लगता है कि हमारी, ये सिर्फ सांसदों की बात नहीं है ना, कई मंत्री भी हैं, इनमें से कई मंत्री बन नहीं पाए हैं इतने साल, 6-6, 7-7 बार सांसद रहने के बाद।
मंत्रिमंडल में नहीं है। इन सब लोगों को लग रहा है कि भाई साहब अब 2 आदमी की चाकरी का मतलब ही अब हो गया है क्या बीजेपी। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं इसको आप ऐसे समझिए। तो ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा गडकरी साहब के पास में। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि जब किसी की हिम्मत नहीं है इसरो चीफ को और दूसरे लोगों को बधाई दे दे, तब गडकरी साहब मोदी जी के स्टाइल में रिकॉर्ड करके बधाई भेज रहे हैं, बैठ के फोन पे स्पीकर लगा के, हाँ जी बहुत बहुत बधाई हो। अभी एक वीडियो आया था, उसमें सांसदों को सभी को मोदी जी गुजरे, सारे सांसद ऐसे करके नमस्ते करके खड़े हुए हैं। गडकरी जी मोदी जी को इग्नोर कर रहे हैं, मोदी जी का देख ही नहीं रहे हैं। मोदी जी निकल जाते हैं, उसके बाद वो अपनी गर्दन घुमाते हैं। वीडियो आप देख लीजिए, मैं लगा दे रहा हूं। तो ये और गडकरी जी ऐसे तरह तरह के बयान देते रहते हैं। एक बार उन्होंने कह दिया अच्छे दिन तो आएंगे ही नहीं। अच्छे दिन तो वो मनमोहन सिंह ने एक बार कह दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, मुंबई में कोई एनआरआईज का सम्मेलन था, उसके बाद में जो है मोदी जी ने कह दिया कि अच्छे दिन हमारे राज्य में आएंगे, इसलिए कह दिया था, अच्छे दिन नहीं आएंगे। और बार बार कहते रहते हैं हमारा डिटर्जेंट जो है वो इको फ्रेंडली है, कभी कुछ है कभी कुछ है, हमारी वॉशिंग मशीन में सब शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह के बयान वो कुल मिला के देते रहते हैं। और वो कहते हैं जो लोग बड़े बड़े, अभी उन्होंने जो बयान दिया था सबसे कंट्रोवर्सी इस पर हुई कि जो बड़े बड़े वादे करते नेता उनको जनता भी गड्ढे में डाल देती है, खत्म कर देती है कुल मिला के। और हुआ यह है कि ये एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ मोदी और शाह लगातार सफाई अभियान में लगे हुए हैं। गडकरी का बैकग्राउंड मानना पड़ेगा आपको, गडकरी को समझना पड़ेगा आपको। वो नागपुर के रहने वाले हैं, नागपुर में संघ का मुख्यालय है और एसएस के अभी तक के जितने भी प्रमुख आए उनसे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सेटिंग या कहें उनका विश्वास गडकरी में ज्यादा रहा है। गडकरी लगातार, जब मोदी जी की ही महान छवि पेश की जा रही थी, गडकरी जी समानांतर अपनी एक छवि लोगों के सामने रख रहे थे, एक अच्छे मंत्री के तौर पे आ रहे थे। और वो अपनी पीआर, अपनी तारीफें, अपनी फिलॉसफी ठीक उसी स्टाइल में 2014 से पहले जैसे मोदी जी अपनी विकास पुरुष के तौर पे अपने आप को बेचा करते थे, गडकरी जी अपनी ऐसी इमेज बनाने में लगे हुए हैं कि मैं एक अच्छा नेता हूं, बढ़िया नेता हूं और इस देश को पूरा बदलने की मेरे अंदर मादा है, मेरे पास विजन है, मेरे पास सोच है और मैं कुछ करना चाहता हूं देश के लिए। यह संदेश वो हमेशा देते हैं। बस एक लाइन नहीं बोलते कि मोदी जी की जगह मुझे मिले तो और भी अच्छा कर लूंगा, बाकी वो सब बोलते हैं जिसका मतलब यही होता है। बहरहाल नतीजा ये हुआ है कि बीजेपी के कार्यक्रमों में संघ के नेता कम जाने लगे हैं, पहली चीज, क्योंकि वो नाराज हैं। दूसरी चीज, आरएसएस जो है उसके जो पर्सनल स्टाफ होता था मंत्रियों का, उनके यहाँ पे अलग अलग जगहों पे कुछ कई सहायक, कोई असिस्टेंट, कुछ टाइप के लोग सारे मंत्रिमंडलों में आरएसएस के लोग घुसे होते थे। मोदी शाह ने एक एक करके उनको चलता करना शुरू कर दिया। यानी सरकार के अंदर जो आरएसएस की घुसपैठ थी, उसका फीडबैक मैकेनिज्म था जिससे उसको पता चलता था कौन मंत्री क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या है। उस फीडबैक मैकेनिज्म को धीरे धीरे करके मोदी और शाह ने खत्म कर दिया। अब ये तनातनी क्यों शुरू हुई, ये आरएसएस की घुसपैठ क्यों खत्म कर रहे हैं, आरएसएस बहिष्कार क्यों कर रही है, आरएसएस इनके खिलाफ क्यों बयान दे रही है, और यहां तक कि गडकरी खुले में आरएसएस के जो खास आदमी समझे जाते हैं बगावत को क्यों उतर आए हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन बैकग्राउंड पे जाने से पहले आप ये समझिए कि अभी हाल ही में जब कर्नाटक का चुनाव हार गई बीजेपी, तो उनका एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। देखिए जो मुखपत्र होते हैं पार्टी के वो क्या होते हैं, जैसे बीजेपी का बीजेपी संदेश है, कांग्रेस संदेश है, उनका इस तरह के अलग अलग होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से आप सीधे संवाद नहीं कर सकते, तो ये जो संस्थाएं होती हैं, जैसे आरएसएस का मुखपत्र है, वो अपनी जो वैचारिक दिशा है और जो उसका वैचारिक मार्गदर्शन है, जैसे सामना में संपादकीय लिखते हैं वो लोग, वो इस पब्लिकेशन में छाप के लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। यानी उनके जो कार्यकर्ता है, संघ के स्वयंसेवक है, उनको जो संदेश देना हो वो संदेश मुखपत्र में छाप दिया जाता है और वो समझ जाते हैं कि संघ की दिशा ये है और संघ अपने कार्यकर्ताओं से अब ये चाहती है। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद संघ के ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा जिसमें यह कहा गया कि अब मोदी के भरोसे
चुनाव 24 का नहीं जीता जा सकता। दूसरे शब्दों में मोदी का जादू उतर गया है। और तीसरी बात यह कि अपने आप में पार्टी को वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। मोदी के चेहरे के अलावा भी चुनाव जीतने का इंतजाम करना चाहिए। येदियुरप्पा को ले तो आए थे कर्नाटक में, इंतजाम दूसरे भी किए थे, लेकिन मोदी के चेहरे पे ही जीतेंगे, मोदी के नाम पर ही जीतेंगे। इसके दो वजह होती हैं। एक वजह यह होती है कि मोदी के नाम पर जीतने से मोदी की एक अकेले ही आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोटो, पैसा, होर्डिंग उन्हीं का ही लगा रहे हैं। तो आप अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो उनसे लोग फैमिलियर हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा एक फिल्म कितनी बार देखोगे भैया? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, बहुत अगर दीवाने हो पाकी जाके तो 18 बार देखा जाओगे। कितने लोग देखेंगे? तो एक समस्या तो वो हो गई है। तो दूसरा ये है कि जब मोदी जी जैसे लोग कमजोर दिखाई देते हैं और आरएसएस इस तरह की टिप्पणियां करती है, तो क्यों करती है? उसकी वजह यह है कि बहुत पुरानी बात नहीं है, मोदी और शाह ने आरएसएस के अपने खास आदमी नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया था। गडकरी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चौहान कम लिखते हैं आजकल, शिवराज सिंह ज्यादा लिखते हैं। उनको क्यों बाहर निकाला? इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन गडकरी और मोदी जी की जो अदावत है, ये अदावत मोदी शाह और आरएसएस की अदावत भी है। इसका एक इतिहास है। इतिहास में अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मोदी जी हमेशा से गडकरी को लेकर सहज नहीं रहे हैं, और इसलिए नहीं रहे हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो भारतीय जनता पार्टी के 2009 से लेकर 13 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी। यानी मोदी जी को उनके आदेश मानने पड़ते थे। जैसे कोई मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, तो आज जेपी नड्डा के या इससे पहले अमित शाह के आदेश माने, वो हैसियत थी गडकरी की थी। और उसमें हुआ ये था कि संजय जोशी 88 में राजनीति में आते हैं, एक नेता थे, और मोदी जी 87 में संघ से बीजेपी में आए। 88 में संघ से बीजेपी में संजय जोशी आए। इन दोनों का कार्यक्षेत्र एक था और दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था। और वजह उसकी ये थी कि वो इनकी बहुत सारी गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे, ये उनकी नहीं पसंद करते थे। अभी हाल में आपने देखा होगा गडकरी साहब के खिलाफ सीएजी की एक रिपोर्ट निकल के सामने आ गई, जिसमें बताया गया कि इन्होंने 250 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनाई हैं, जबकि बनानी चाहिए थी 18 रुपए प्रति किलोमीटर। अब उसमें एक एंगल ये भी है कि जो सीएजी साहब हैं वो तो प्रमुख सचिव होते थे गुजरात में मोदी जी के, उनके पुराने वफादार आदमी हैं। उनकी सरकार के खिलाफ 9 साल में कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अभी 2024 से पहले क्यों आ रही है? वो भी गडकरी साहब के मंत्रालय के खिलाफ क्यों आ रही है? ये भी मसला उठ गया। इस पे भी लोगों ने बयानात दिए। तो जैसे ये रिपोर्ट आई है, वैसे ही ये माना गया कि संजय जोशी जो थे उनको फंसाने के लिए कुछ लोगों ने एक सीडी निकलवाई, और उस सीडी में संजय जोशी की कुछ ऐसी मुद्राएं थी जो किसी संघ के स्वयंसेवक को शोभा नहीं देती। उसके बाद मोदी और शाह ने संजय जोशी को बाहर निकालने के लिए दबाव बनाया। संजय जोशी को इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा ही नहीं, उनको प्राथमिक सदस्य 6 साल के लिए उनको हटाया गया, और प्राथमिक सदस्यता से भी उनको पार्टी की इस्तीफा देना पड़ा। संजय जोशी बनाम मोदी शाह, ये चल रहा है। इसके बाद में जब उनको 6 साल के साथ बाहर कर दिया गया, तब नितिन गडकरी संजय जोशी के सेवियर के तौर पर आए, और नितिन गडकरी ने संजय जोशी को वापस पार्टी में रखा। और आरएसएस ने नितिन गडकरी के फैसले को सपोर्ट किया और कहा कि सीडी के एक छेड़छाड़ करके एक सीडी निकाली गई थी, संजय जोशी निर्दोष हैं। अब छेड़छाड़ किसने की, कैसे की, किससे उनके संबंध खराब थे, कौन उन्हें फंसाना चाहता था, ये सारे मसले एक तरफ है। बहरहाल बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकली डायरेक्ट पावरफुल पोजीशन में नहीं थे, वो संगठन में ही रहते थे, इसलिए उनकी जो भी किसी से अदावत होनी थी, दुश्मनी होनी थी, या किसी को उनके पीछे पड़ना था, तो वो आदमी हो सकता था आरएसएस के बाहर का आदमी, माफ कीजिए बीजेपी के अंदर का आदमी।
बाहर के आदमी से आपकी, जब मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, हो सकता है कि दूसरा आदमी आपको फंसाना चाहे, आपने उसका काम ना किया हो, लेकिन आप संगठन के आदमी हैं तो आपकी दुश्मनी संगठन के अंदर से ही होगी। तो पार्टी के अंदर वो कौन लोग थे जो संजय जोशी को फंसाना चाहते थे, एक बड़ा सवाल उठा। और वो चिरकुआरे मैकेनिकल इंजीनियर संजय जोशी, उन्होंने आरएसएस में शामिल होने से पहले बहुत सारे लोगों को इंजीनियरिंग भी सिखाई थी, उनको बाहर कर दिया गया था सीडी निकाल के, और सीडी झूठी साबित हुई, अंदर आए, और उनको अंदर लेके आने की उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी मोदी शाह के सामने। गडकरी ने ये गट्स दिखाए और उनको अंदर लेकर, अंदर आने के बाद में उनको बाकायदा एक सम्मानजनक स्थान दिया। बीजेपी भाजपा में महासचिव थे और ये संगठन में डेपुटेशन पे गए थे संजय जोशी। दोनों का काम था गुजरात बीजेपी को मजबूत बनाना, और वहीं पे इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद शुरू हुए। गडकरी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटर बना दिया संजय जोशी को, और उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। मोदी ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उनके सामने के दोनों नेता हैं, दोनों साथ साथ के हैं, और इसीलिए तरह मोदी इतना नाराज हो गए कि एक बार पार्टी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठकों में भी मोदी जी नहीं गए, क्योंकि संजय जोशी को जिम्मेदारी दे दी गई थी। और उसके बाद उन्होंने यूपी चुनाव में प्रचार करने से इनकार कर दिया। और यहां तक कि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी 2011 की बात है, अगर मुझे ठीक से याद है, उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा। और बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले जोशी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद मोदी जी उसमें शामिल होने को मान गए। अब आप समझ लीजिए कि जोशी का जब इस्तीफा हुआ था तो उसको कहा गया था कि वही गडकरी साहब ने बलिदान दिया अपने एक आदमी का पार्टी की भलाई के लिए, कि मोदी जी जो है वो बीच में आ जाए। तो ये संबंधों का इतिहास है मोदी और गडकरी के। जो लोग कहते हैं कि क्या वो आप लोग को लगता रहता है खुश हो जाइए, खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है, खुश पे भी अच्छी चीज होती है, पालते रहना चाहिए, वो ये समझें कि ये आज से नहीं है। इन दोनों के बीच की आमने सामने की ऐसे ही थोड़ी संसदीय बोर्ड से हटा दिया उनको, और ऐसे ही थोड़ी गडकरी लगातार उनके ऊपर परोक्ष हमले करते रहते हैं, और यहां तक कि वीडियो में उनको इग्नोर कर दिया। इसरो के चीफ को उन्होंने समानांतर रूप से बधाई दी, तमाम सारे बयान देते रहते हैं, जो बड़े बड़े वादा करते हैं, ऊंची ऊंची फेंकते हैं। उन नेताओं का एक दिन अंत होता है, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे बोलते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो भैया ऐसे करता हूं, मैं उनके तो आपने बयान सारे सुने ही होंगे। अब दूसरे जो नेता थे वो शिवराज सिंह थे। देखिए अब आपको बताऊं, जो पावरफुल आपके योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने के लिए, मतलब जो बीजेपी है उसको हटाने के लिए, मोदी शाह की जो होल्ड वाली बीजेपी, उसका भी नाम है, असल तो पार्टी एक ही है कहने को, उन्होंने क्या क्या किया था याद कीजिए। एक आईएएस अधिकारी को समय से पहले रिटायर करके उत्तर प्रदेश में भेज दिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाने वाला था, योगी जी ने चलने नहीं दी और उनको कहा भाई साहब यहाँ नहीं बनेंगे। आखिर में उनको बरास का इंचार्ज बना के रवाना कर दिया गया, वरना योगी जी के समानांतर किसी को रख दिया गया था। जब योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जितने वादे किए थे वो वादे भी उनको पूरे नहीं करने दिए गए। जैसे कि आईएएस अधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे, इसलिए नहीं करने दिए गए क्योंकि एक आईएएस अधिकारी जो मोदी जी के बहुत निकट थे केंद्र में, यूपी की पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके आदेश पर काम करेगी, ऐसा ब्रीफ था। और यहां जो अधिकारी थे वो केंद्र का आदेश मानते थे। कई राज्यों में आप देख रहे हैं, जैसे मणिपुर में भी, दूसरी जगहों पे भी, एक आदमी केंद्र का प्रतिनिधि होता है सलाहकार के तौर पे, वो मुख्यमंत्री को सलाह देता है, सलाह और मुख्यमंत्री वो काम करते। लेकिन जो पुराने पार्टी के लोग हैं, जिनकी आरएसएस से नजदीकी है, वो सब लोग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, मोदी जी के दम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के चेहरे को आगे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लाडली बहला योजना में सबसे ज्यादा चेहरा किसका दिख रहा है? शिवराज का दिख रहा है। बहना किसकी? शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह जानते हैं कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा मैंने, और अगर इनके चेहरे पे जीत गए तो मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। अभी पूछा गया था अमित शाह से कि भैया मुख्यमंत्री
कौन है? बोले अभी तो शिवराज सिंह ही है। मतलब क्या है भाई, अभी तो से तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगले चुनाव के बाद किसको बनाओगे? कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पास एक ज्योतिरादित्य को कांग्रेस से लाके रख लिया है और वो उसको हवा दिए पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है मौका लगेगा तो मैं ज्योतिरादित्य को बना दूंगा, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी आएगी तो। शिवराज सिंह के विज्ञापन जो आते हैं, आपने बहुत कम ऐसे विज्ञापन देखे होंगे मुख्यमंत्रियों के जिसमें मोदी जी का फोटो ना हो, बड़ा बड़ा ना हो, प्रधानता के साथ ना हो। लेकिन शिवराज सिंह के कुछ विज्ञापन मैं आपके सामने लगा देता हूं। मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी विज्ञापन है, मोदी जी की फोटो नहीं है। ये वो शिवराज सिंह है जिनको मोदी जी ने हटा दिया था संसदीय बोर्ड से गडकरी के साथ में। और मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए हुए हैं। सारे प्रोग्राम, योजनाएं, मंत्री बना दिया लोगों को। कभी कह रहे हैं कि अनंत है, मतलब उनका, उन्होंने जितनी घोषणाएं की हुई हैं, महिलाओं के लिए करूंगा, सुरक्षा के लिए करूंगा। बहनें बोलेंगी तो मैं दारू का जिस ठेके को बोलेंगी बंद कर दूंगा। भैया इतने साल से सरकार में अभी क्यों नहीं किया आपने? लेकिन वो लगे हुए हैं अपने चेहरे पे, अपने ब्रांड पे लगातार शिवराज सिंह चौहान वो नहीं लिखते तो मुझे क्या जरूरत है, मैं पुराने नाम क्यों बोलूं, शिवराज सिंह विज्ञापन लगा रहे हैं। ये भी उस बीजेपी का संघर्ष है जो मोदी शाह की बीजेपी के शिकंजे में छटपटा रही है और अपना स्वतंत्र वजूद चाहती है। ये पूरी जो बीजेपी की कड़ी है, आरएसएस का समर्थन है, गडकरी का मामला है, आरएसएस के लोगों को हटा देना जिसके कारण आरएसएस नाराज है। आज आरएसएस से वो पुराने वाले संबंध दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी परसों नरसों ही बयान आ गया उनका, भागवत साहब के, कांग्रेस के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, ये किया वो किया, उनका बहुत महान योगदान रहा है। आप नेहरू के खिलाफ इधर नैरेटिव चलाते हो, उधर आरएसएस कुछ और बोल रहा है। और आरएसएस का जो कैरेक्टर है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सीधे कन्फ्रंट नहीं करती है पावर के साथ में। जब अंग्रेज थे वो उनके कहने पे उनके तरीके की पोशाक पहनने को तैयार हो गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, देवव्रत साहब ने एकदम कह दिया साहब हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हमको छोड़ दो जेल से, जो आप कहोगे हम करेंगे, लिखित में भेजा था। माफीनामा तो एक फेमस है ही, एक माननीय हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी का। तो अब वो जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में आरएसएस भले ही कन्फ्रंट ना करे। और एक बात याद रखिए, जो आदमी खुलकर नहीं लड़ता है उससे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो गुरिल्ला पता नहीं कहां बम फोड़ देगा। तो आरएसएस भी बहुत सहज नहीं है। आरएसएस के पकड़ से बाहर ये सरकार करती है, आरएसएस के एजेंडे पे काम कर देती है, लेकिन रोज की जिंदगी में आरएसएस का दखल पसंद नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, मैंने आपको बताया कितने सारे पुराने सांसद हैं, गडकरी साहब हैं, आरएसएस के लोग हैं, शिवराज सिंह जैसे लोग हैं, योगी जी जैसे लोग हैं, जिनको लगता है मेरा अपना वजूद है। और जिन लोगों ने अपनी राजनीति अपनी दम पे बनाई है, जो मोदी जी के नाम पे वोट मांग के नहीं चुनाव जीत के आए हैं, वो सब लोग कहते हैं कि भैया हम बीजेपी वाले हैं, मोदी जी भी बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी मोदी वाली थोड़ी हो जाएगी। तो ये संघर्ष जो चल रहा है, संघर्ष को लीड कौन कर रहा है? गडकरी। अगर गडकरी जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएंगे, बीजेपी उतना ही खुल खुल के आरएसएस उनके समर्थन में आती जाएगी। अब आप इस पूरे सीन में समझें कि ये तो हो रहा है, लेकिन डिस्क्रेडिट मोदी जी के सर पे है। शिवराज सिंह अपने स्तर पे कनेक्ट बना रहे हैं लोगों से, अपने नाम पे योजनाएं ला रहे हैं, लाडली बहन, ये वो 50 योजनाएं। आजकल तो उन्होंने झोंक रखा है, सुबह निकलते हैं 2.5 किलो योजना जनता के वो फेंक देते हैं। वो उनको पता है पैसे वजह देखा जाएगा, नहीं तो बंद कर देंगे बाद में। अभी तक के उनके पता नहीं कितनी योजना लटकी हुई है पैसे के अभाव में। लेकिन वो कह रहे हैं चुनाव मोदी जी के दम पे लड़ेंगे। एक चुनाव आ गया मध्य प्रदेश में और उसमें एक गाना वाना भी निकाला गया है और वो मोदी जी को चेहरा बना रहे हैं। इधर बीजेपी की जो केंद्रीय जो कमेटी है, केंद्रीय नेतृत्व, वो चाहता है कि शिवराज सिंह के चांप पे नहीं, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, ताकि चुनाव के बाद में इनको हटाने में आसानी हो। अब दिक्कत ये हो रही है कि जीतेगा कौन, और ये जो जीतेगा कौन का मसला है, इस मसले के बीच में बीजेपी पूरी तरह से अटक गई है। और 2024 में एक तबका ये भी सोचने लगा है कि भले ही पार्टी हार जाए, लेकिन अगर इन दोनों को दोबारा से शक्ति मिल गई तो कोई कह रहा हमारा 40 साल का संघर्ष है, कोई कह रहा हमारा 30 साल का संघर्ष है, हमने जो भारतीय जनता पार्टी 30 साल 35 साल में खड़ी की थी,
जिसमें लोकतांत्रिक वैल्यू थी, जिसमें कोई किसी से नाराज हो सकता था, कोई अपनी बात रख सकता था, कार्यकर्ता नेता का गला पकड़ लेता था, जिसने दिन रात आज तो उद्योगपतियों के लिए पूरी की पूरी सरकार चल रही है। और हालत यह है कि अभी हाल में जो आज तक का एक सर्वे आया है, उस सर्वे को आप पढ़ेंगे तो उस सर्वे में तो ये दिख रहा है कि मोदी जी सरकार बनाएंगे, उनकी लोकप्रियता है, लेकिन ये तो सर्वे में जो ऊपर का चेहरा है वो दिखाना ही पड़ेगा। कौन ऐसा मीडिया संस्थान है आज के जमाने में जो हिम्मत दिखा दे। ये सर्वे कह रहा है कि सबसे बड़ी नाकामयाबी महंगाई है बीजेपी सरकार की। 25% लोगों ने कहा, 17% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सरकार की असफलता है और आर्थिक ग्रोथ में कमी है, ये 12% में माना। बड़ी संख्या में लोगों ने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है या जो मोदी जी हैं, इनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करते रही है और पार्टी आर्थिक रूप से सबल बनी है, उद्योगपतियों से उसका जुड़ाव बढ़ा है, वहां से चंदे आए हैं, हर जगह बड़े बड़े दफ्तर बन गए, दिल्ली में 2-2 दफ्तर बन गए हैं। एक तो था ही 5 सितारे, उसके सामने भी बन गया है, वो दिल्ली प्रदेश, दिल्ली शहर की जो बीजेपी होगी उसके लिए बना हुआ। तो वो तो है, लेकिन जनता के बीच में अब कार्यकर्ता को लगता है भाई हमारी पूछ नहीं है, अब तो उद्योगपतियों की पूछ है। ऊपर से ही पैराशूट कैंडिडेट आएंगे, एक ऊपर से आएगा सांसद का टिकट लेके जीत के चला जाएगा और भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, किनारे पे काम करेगा। उसको भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, उसकी नीति से लेना देना नहीं। अभी भी जो टिकट बांटे जा रहे हैं, दूसरी पार्टी से आओ टिकट ले जाओ, आम आदमी पार्टी से आओ टिकट ले जाओ, बीएसपी से आओ टिकट ले जाओ, समाजवादी पार्टी से आओ टिकट ले जाओ, कायगा पार्टी के लिए समर्पण, कांग्रेस से आओ ज्योतिरादित्य महान नेता बन जाओ। तो ये जो चीजें हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक विरोध है कि इस बार कोई और बन जाए भैया। और आप इसके अलावा कीमतों में उछाल, बेरोजगारी, गरीबी की मैंने बताया, इस सारी चीजों के बीच में अब जो समस्या है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के कमजोर होते जाना, एक के बाद अनगिनत चुनाव हारे हैं वो। उन्होंने सरकारें भी बनाई हैं तो वही उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की आर्थिक शक्ति के साथ में, जोड़ तोड़ के साथ में, ऑपरेशन कमल चला के दूसरों की चुनाव जीती हुई पार्टी को अपनी तरफ मिला के बनाई हैं, लेकिन उनके हारने का भी लंबा रिकॉर्ड हो गया है। ऑर्गेनाइजर अपने संपादकीय में लिख के हिंट दे चुका है कि भैया अब मोदी जी के भरोसे मत रहो, दूसरे शब्दों में विकल्प चुन लो। और गडकरी जी का जो हौसला बुलंद है, मोदी जी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, समानांतर काम कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं होता है। इसके पीछे एक शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। और इसलिए 2024 के लिए कहीं ऐसा ना हो जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराएगा तो भारतीय जनता पार्टी हराएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।